हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम करने वाले हैं वसंत भाग 2 का पार्ट 2, जिसका नाम है हिमालय की बेटियाँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ करवाया था। तो चलिए अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। इसमें हम इसका सार, सरलार्थ, प्रश्नोत्तर और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करें। सबसे पहले आता है इसका सार। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थीं। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा का भाव था। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफ़ी पतली है, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है, जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही हैं। नदियाँ बर्फ़ के पहाड़ों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों और चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में जा मिलती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेकार ने भी नदियों को लोकमाता कहा था, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पर पैर लटकाकर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हो गए। तो अब आते हैं इसके कठिन शब्द के अर्थ। संभ्रांत यानी सभ्य है, कौतूहल यानी जिज्ञासा, विस्मय यानी आश्चर्य, बाल लीला यानी बचपन के खेल, प्रेयसी यानी प्रेमिका बे, अधिक्यताएँ यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएँ यानी चोटियाँ, लीला निकेतन यानी लीला करने का घर, यक्ष यानी कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, प्रतिदिन यानी वापस, सचेतन यानी सजीव प्रे, मुदित यानी खुश, खुमारी यानी नशा, बलिहारी यानी कुर्बानी, नटी यानी कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम यानी जिसमें उपमा न हो। तो चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर है, लेखक नागार्जुन उन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका, बेटी, लड़की, बच्ची आदि रूपों में देखता है। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इसका उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदी के रूप में बहती, उछलती, कूदती, समुद्र से मिलकर एक ऐसी अनूठी तरंग सा का रूप बनाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बेटियां अपने पिता की गोद में खेल रही हों। प्रश्न 3, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, नदियाँ सारे प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सभी पेड़ पौधों का पालन पोषण नदियों के कारण ही होता है। इसलिए काका कालेकर
ने नदियों को लोकमाता कहा है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है हिमालय की यात्रा में लेखक ने माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, पिता, ससुर, बेटियां आदि सभी संबंधों की प्रशंसा की है जो अपने स्नेह और प्रेम से अपनों को सुख प्रदान करते हैं। तो अब करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को किस रूप में वर्णन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बेटियों के रूप में। प्रश्न 2, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी शांत और गंभीर। प्रश्न 3, लेखक को नदियों किस प्रकार प्रतीत होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संभ्रांत महिला। प्रश्न 4, लेखक को समतल मैदान में नदियाँ कैसी दिखाई देती थीं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विशाल। प्रश्न 5, लेखक ने नदियों के पानी में डुबकी लगाने की तुलना किनकी गोद से की है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी माँ, मामी, दादी, मौसी, सभी। प्रश्न 6, लेखक ने नदियों की तुलना किससे की है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बेटियों से। प्रश्न 7, नदियाँ कहाँ पहुँचकर विशाल हो जाती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मैदानों में। प्रश्न 8, कहाँ जाकर नदियों का उछलना कूदना कम हो जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मैदानों में। प्रश्न 9, किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हिमालय का। प्रश्न 10, लेखक ने बूढ़ा किसे कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालय को। प्रश्न 11, हिमालय को किसका ससुर कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सागर का। प्रश्न 12, पर्वतराज की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सागर ने। प्रश्न 13, लेखक के अनुसार हिमालय किसकी नटखटता झेलता होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नदियों की। प्रश्न 14, नदियों को लोकमाता किसने कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, काका कालेकर ने। प्रश्न 15, लेखक ने नदियों को किस हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बूढ़ा हिमालय। प्रश्न 16, लेखक किस देश में सतलुज के किनारे बैठा है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तिब्बत। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।